सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो आज हम क्लास करने वाले हैं उसका नाम है लेक्चर नंबर 57, क्लास नंबर 57 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 56 इंडिया जीके की कंप्लीट मैं जो है क्लासेस करवा चुका हूं, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और अब जो हमारा पॉलिटी सेक्शन चला हुआ है इसका लास्ट हफ्ता चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, POLITY। ठीक है, तो पॉलिटी इस वीक हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा जो है टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की लास्ट 12 क्लासेज आएंगी। उसके बाद हमारा जो है इंडिया जीके का जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। इंडिया जीके का मैंने आपको टारगेट कितना बताया था, 1000 MCQ का जो है टारगेट हमने रखा था और ये जो है खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद मोटा मोटा हमारा जो है साइंस सब्जेक्ट रह जाएगा और साइंस के बाद कौन सा सब्जेक्ट रह जाएगा, हरियाणा करंट अफेयर रह जाएगा मेरे भाई। ये मेन जो है चीजें रह जाएंगी। बाकी उसके बाद जो है हम सीधा क्या करने की कोशिश करेंगे, सीधा हम जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जब बताने लगी जाते हैं तो थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अभी जो शौक लगा है ना आपको हरियाणा PMT जो कट ऑफ इन्होंने निकाली है, ये शौक दिया है किन बच्चों को, जिन बच्चों को पहली बार में ही जो है बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये अब आदत डाल लो मेरे भाई आप, क्योंकि आपका अगर CET जो प्री स्कोर होता है ना वो अगर अच्छा होगा तो ही जो है आप CET मेंस में बैठने के लायक होंगे। अभी ये जो है पहला झटका दिया है PMT के लिए, अभी सेकंड झटका और दे दिया है। सेकंड झटका कौन सा दिया है भाई, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने जो है बहुत सारा डिस्कस आपके साथ करना है। यहां पे हम कौन सा आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसी के बारे में बता देता हूं। जो है अब हम जो है लास्ट वीक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं भाई किसका, पॉलिटी का। ठीक है, 6 दिन ये क्लास चलेंगी, लास्ट 6 दिन पॉलिटी की। पहला टॉपिक हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही मैंने जो है 6 टॉपिक उठाए हैं जहां से मोस्टली वनडे एग्जाम्स में HSSC, रेलवे या फिर जो SSC है ना वो क्वेश्चन उठाता है। 6 टॉपिक्स हम कौन से करेंगे, पहला करेंगे सुप्रीम कोर्ट, दूसरा करेंगे हाई कोर्ट, तीसरा हम क्या करेंगे, पंचायत करेंगे, चौथा हम क्या करेंगे, नगर पालिका करेंगे। ठीक है, चौथा नगर पालिका करेंगे और 2 और चैप्टर करने वाले हैं, 5वां और 6ठा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे हम 6 टॉपिक्स करेंगे और पॉलिटी को जो है खत्म कर देंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे और डिटेल से जानने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं वही बच्चे मेरे साथ चलिए प्लीज, जो बोर हो सकते हैं, जो अपने आप को टाइम दे सकते हैं, किताबों को टाइम दे सकते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दूर रख सकते हैं, या फिर सीरियस कैंडिडेट जो चाहते हैं कि भाई असल में यार देखो सिलेक्शन तो लेना ही है और सिलेक्शन ले लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो बच्चे भाई जो भाई अपने घर के हालात सुधारना चाहते हैं ना, कि यकीन मानिएगा हमारे घर में, सभी के घर में एक ऐसा होता ही है जिसको घर सुधारने के लिए या फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर उनके फ्यूचर के लिए ना अपनी सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे जो है डेफिनेटली मेरे साथ चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसे बच्चों के लिए ही मैं जो है यहाँ पर काम कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये बात हो गई सारी यहाँ तक। इसके बाद जो है मैं ये सेकंड झटका आपको बता रहा था। अभी सेकंड झटका क्या है, पहला झटका तो ये है यहाँ पर हरियाणा PMT जो कट ऑफ निकाली है इससे जो है 2 लाख प्लस बच्चे बाहर हो गए। ये अभी शॉकिंग न्यूज़ थी, अभी चली रही है। दूसरा ये झटका है, अभी शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, अभी जो है कल ही CM सर के द्वारा क्या घोषणा की गई है कि भाई हम 20% क्या करेंगे, 20% हम प्रमोशन करेंगे भाई। ठीक है, 20% प्रमोशन करेंगे। किसका करेंगे, ग्रुप डी का करेंगे। ग्रुप डी में जो बच्चे लगे थे ना उनका जो है 20% प्रमोशन करके हम इनको क्या बनाएंगे, हम इनको क्लर्क बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, हम इनको क्लर्क बनाएंगे। तो ये सेकंड झटका है। अभी धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आएंगी, अभी मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, सैटरडे या संडे को टाइम मिलेगा ना तो एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना। तो ये एक जो है प्रमोशन पॉलिसी इन्होंने लागू की है। बस इतना सा आपको बता देता हूं, एक ही तीर से इन्होंने दो शिकार किए यहाँ पे। ये 20% जो प्रमोशन इन्होंने दिया है ना ग्रुप डी वाले बच्चों को कलर के लिए, तो इसमें एक तीर से 2 निशाने इन्होंने क्या लगाए हैं। एक तो ग्रुप डी का निशाना लगाया, क्या लगाया भाई, 20% जो प्रमोशन से क्लर्क बन जाएंगे तो यहाँ पे 20% क्या होगा, 20% जो है वैकेंसी खाली हो जाएंगी, सीट खाली हो जाएंगी। और यहाँ पे दूसरा शिकार इन्होंने क्या किया है, दूसरा शिकार इन्होंने ये किया है कि भाई जो 20% क्लर्क के बच्चे हो जाएंगे, ग्रुप डी से प्रमोशन होकर क्लर्क बन जाएंगे 20%, तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, 80% ही भर्ती निकालनी पड़ेगी। ये इनका एक तीर से 2 निशानों वाला जो है
प्रक्रिया था। मुझे तो मेरा एनालाइज तो यही कहता है और मुझे तो यही समझ आया कि भाई अभी तक जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया था ना, वो इसी वजह से जो है नहीं निकाला गया था। बाकी आप समझदार हैं, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे मेरी चीज़ों को, बाकी ऐसे ही उलझे रहेंगे मेरे भाई। आ गई बात यहां तक सारी समझ में। अब हम करते हैं मेन फोकस। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इन सब से परे जो मैंने यहां पर लिखा है या फिर जो बोल के बताया ना, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अगर एचएसएससी में इन सब से परे आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई। पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी कैसे करनी पड़ेगी? डिटेल में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डिटेल में भी आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी? लगभग 1.5 से 2 साल आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे यार इतना टाइम, बिल्कुल इतना टाइम लगता है भाई, कोई भी आप स्टेट उठा लेना, कोई भी आप भर्ती उठा लेना, इतना टाइम लगता ही है मेरे भाई, ठीक है। वो अलग बात है, कुछ जो है मल्टी टैलेंटेड बंदे होते हैं जो पहली बार में भी वही बच्चा निकालता है। 1-1.5 साल तो भर्ती में लगता ही है यार, एचएसएससी या फिर कोई भी बोर्ड लगा लो, ठीक है। तो 1 साल में भर्ती वही क्लियर कर पाता है जिसके सब कुछ फैक्ट क्लियर हो, सारे लूप होल उसने जो है क्लियर कर रखे हो, बंद कर रखे हो मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको आग्रह कर देता हूं। अब आप कहेंगे, अभी कुछ बच्चे पता है क्या है, यहाँ पे जो इनको पहला झटका लगा है ना पीएमटी का, ये अब शांत हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं यार तैयारी छोड़ दूं, मन नहीं कर रहा। ये सारी चीजें एक तरफ है मेरे भाई। इतना जल्दी आपको 2029 में, एक बच्चा तो मैंने कमेंट देखा था, ये बोल रहा था कि यार 2029 तो काफी दूर है। तो काफी दूर नहीं मेरे भाई, 2026 आधा जा चुका है। अप्रैल मान के चलो चला गया है, आज 23 अप्रैल हो गई है, तो अप्रैल चला गया है, मई आ गया, 5वां महीना आ गया, तो 6-7 महीने इस साल के हैं 2027 के, 2026 के, उसके बाद 2027 आ जाएगा मेरे भाई। और इतना टाइम आपको लगेगा अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट 100% तैयारी अपना सिलेक्शन के लिए करना चाहते हैं ना, तो इतना टाइम आपको एचएसएससी में देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा 2029 में मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिटेल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1.5 से 2 साल आपको लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लगाना पड़ेगा, तब जाके सारे लूप होल जो है आप जो है क्लोज कर पाएंगे एचएसएससी के मेरे भाई। मेरा एनालाइज तो यही कहता है। अब हम आ जाते हैं हमारी स्टडी पर, ठीक है, जो आज हम लेक्चर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर कौन सा लेक्चर करने वाले हैं? आज हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जो है, आज हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है ना, वो सारे मैं एक जगह आपको लिखकर बता देता हूं, ताकि जो है क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना हो। और जो आज पॉइंट बताऊंगा ना, यकीन मानिएगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, ये सारे पॉइंट यहीं से एचएसएससी लगा लो, वनडे एग्जाम्स लगा लो, एसएससी लगा लो, रेलवे लगा लो, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई। क्यों पूछता है, चलिए एक बार थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। इंडिया जीके कितनी आती है? इंडिया जीके हरियाणा में कितनी आती है? एचएसएससी में 15 मार्क्स की आती है। और 15 मार्क्स की केवल पॉलिटी नहीं आती है, इसमें 3 सब्जेक्ट पूछता है। एक तो हिस्ट्री पूछता है, एक ज्योग्राफी पूछता है और एक पॉलिटी पूछता है। इन तीनों को मिलाकर जो है, वैसे कभी कभी एनवायरनमेंट और इकोनॉमी भी इसके अंदर घुसेड़ देता है, बट फिर भी हम इन तीनों को मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं 5-5 क्वेश्चन इनसे पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। 5 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए आप पूरी लक्ष्मीकांत किताब नहीं पढ़ सकते, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ डालो मेरे भाई, ठीक है। पूरी लक्ष्मीकांत उनको पढ़नी है जो एचएसएससी की माफ कीजिएगा एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझिए? इनके लिए सिर्फ जितना मैं करवा रहा हूं ना, उतना आपके लिए इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, अगर आप इतना डिटेल से कर लेते हो तो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको क्या क्या जाननी जरूरी है, तो सबसे पहले आपको भाग इसका याद रखना है भाई मेरे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, भाग। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस भाग के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद माफ कीजिएगा, भाग 5 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए, मतलब कि आपसे ये पूछेगा, बताइए जो सुप्रीम कोर्ट है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा अनुच्छेद 124 से 147, 124 से 147 के बीच में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद दिए गए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरे पॉइंट पे, स्थापना इसकी कब की गई मेरे भाई, ठीक है। तो स्थापना आप सभी जानते हैं 28 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 वर्तमान में जो है न्यायाधीशों की संख्या है, 33+1 है मेरे भाई, ठीक है। 33+1 है, 33 अन्य न्यायाधीश है और एक जो है चीफ जस्टिस है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके 2 क्वेश्चन बताएंगे प्लीज। पहला प्रश्न तो ये होगा, वर्तमान में हमारे 2026 चल रहा है ना, अप्रैल 23 के अनुसार
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जब हमारी हरियाणा जी के चली हुई थी ना 142 शिफ्ट की, वहां पर मैं हर बार ये क्वेश्चन बताता था पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे भाई। सरनेम बता देता हूं, नागू है, ठीक है, नागू है पहला नाम, आप मुझे बता देना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप मुझे बताएंगे मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई बात समझ में। अब हमने देख लिया है, भाग देख लिया है सुप्रीम कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद देख लिया हमने किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इनकी स्थापना देख ली। अब एक एक करके हम जो है अनुच्छेद देखेंगे। 124 अनुच्छेद क्या दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 124। डोंट वरी, सारे अनुच्छेद नहीं लिखूंगा, कभी आपको लगता हो सारे अनुच्छेद लिखूंगा 124 से 147, नहीं, सारे नहीं लिखूंगा, सिर्फ उतने ही अनुच्छेद लिखूंगा जो वनडे एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आप अनुच्छेद कौन सा याद रखेंगे? अनुच्छेद 125 याद रखेंगे। 125 क्या कहता है? न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। इसके बाद आप अनुच्छेद कौन सा याद रखेंगे? 126 याद रखेंगे। 126 में क्या दिया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी का तो मतलब समझते हो ना, कार्यकारी जैसे कि राष्ट्रपति पद पर नहीं रहते तो कार्यकारी उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है ना, सेम ऐसे ही प्रोसेस अनुच्छेद 126 के तहत है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 127 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 127 कहता है एडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। एडोक कैसे लिखते हैं? एडोक, एडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीश, एडोक का तो मतलब समझते हो ना, न्यायाधीश की नियुक्ति। एक सेकंड बताता हूं। एडोक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लगे कि भाई केस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और जो जज हैं वो कम हो गए हैं, तो वो एडोक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है मेरे भाई। इसके बाद आपको याद रखना है 127 के बाद 129 याद रखना है। 129 में क्या कहा गया है भाई? अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय, तो आपको बताना पड़ेगा अनुच्छेद 129 के तहत मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? अनुच्छेद 131, 29 के बाद 30 था, 30 के बाद 31 था, ठीक है। तो अनुच्छेद 131 क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार मेरे भाई, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार से ये संबंधित हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का जो है निपटारा होएगा मेरे भाई, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। इसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 136 याद रखना है। ये क्या कहता है? विशेष अनुमति देता है, अपील के लिए विशेष अनुमति, विशेष अनुमति, अनुमति आएगा ना। इसके बाद आपको अनुच्छेद कौन सा याद रखना है? 137। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन क्या होता है? पुनर्विलोकन की शक्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिव्यू सिस्टम मेरे भाई, ठीक है। रिव्यू क्या क्या मतलब होता है? समीक्षा करना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समीक्षा लिख लो यार। समीक्षा क्या बोलते हैं? जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रिव्यू का मतलब, फॉर एग्जाम्पल HSSC है, HSSC को आप क्या मान लो? HSSC को आप सुप्रीम कोर्ट मान लो भाई। जैसे इसने अभी डिसीजन दिया कि भाई हम PMT में जो है कट ऑफ निकालेंगे, PMT में इसने कट ऑफ निकाल दी,
क्या कट ऑफ निकाल दी, ईडब्ल्यूएस की इसने कट ऑफ निकाल दी 71 कट ऑफ निकाल दी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद एचएसएससी को रियलाइज हुआ कि भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है अपने से, आपा ने यार जो है बहुत बच्चों को बाहर कर दिया है, ये आप अपने अपने आप को जो है अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी मेरे भाई। तो उसके बाद ये क्या करती है, रिव्यू करती है जो इसने डिसीजन दिया था ना पीएमटी कट ऑफ का, इसके बाद ये अपने इसी डिसीजन को रिव्यू करेगी, यानी कि पुनर्विलोकन करेगी, इसकी समीक्षा करेगी और दोबारा से जो है फिर अपना नया डिसीजन जो है बताएगी। इसको जो है पुनर्विलोकन रिव्यू सिस्टम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 137 के तहत ये दिया गया है। इसके बाद आप एक और अनुच्छेद याद रखेंगे, कौन सा अनुच्छेद याद रखेंगे, 143 याद रखेंगे। जैसे कि हमने देखा था ना भाई, अनुच्छेद 78 क्या कह रहा था, अनुच्छेद 78 कह रहा था कि भाई जो है राष्ट्रपति को जो सहायता होती है ना, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ऐसे ही एक अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं राष्ट्रपति, ये डेफिनेटली दोनों पूछता है, अनुच्छेद 78 भी पूछता है, अनुच्छेद 143 भी पूछता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा अनुच्छेद 143 के तहत ऐसा है। ये सारे अनुच्छेद यहां तक जो है कंप्लीट हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अब इनका एक और चीज याद रखनी है, इनकी योग्यता और कार्यकाल। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है सुप्रीम कोर्ट की योग्यता और कार्यकाल मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, ये भी आप देख लो मेरे भाई, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए भाई। अभी से पहले अगर आप कह दोगे ना ज़्यादा हो गया तो लंबा नहीं चल पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए योग्यता इसकी देख लेते हैं। योग्यता इनकी क्या होती है, तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, भारत का नागरिक। दूसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए भाई, दूसरे पॉइंट में होना चाहिए किसी जो है जो उच्च न्यायालय होता है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर क्या होगा, 10 वर्ष तक वकील रहा हो, 10 वर्ष तक वकील रहा हो। आई बात समझ में, ये क्या होगी, ये इसकी योग्यता होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल क्या होगा, 65 वर्ष होता है भाई, ये आप याद रखना। थोड़ा सा एक डिफरेंस है, यहीं पे क्लियर कर देता हूं। 65 वर्ष की इसकी ये रिटायरमेंट एज है, ये है भाई सुप्रीम कोर्ट की मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बता दो यार, चलो लगे हाथ हाई कोर्ट का भी बता दो, तो हाई कोर्ट का आप कितना बताएंगे, 62 वर्ष बताएंगे, बस इतना सा फर्क है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल भाई 65 वर्ष है, ऐसा नहीं है इसके अंदर 5 वर्ष है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना, कभी आप सोचो कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, नहीं, ये मैक्सिमम इनकी एज कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट जो है 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं और हाई कोर्ट वाले जो है 62 वर्ष तक काम कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं एक और चीज के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा करके ही चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट सेक्शन में बताना ठीक चल रहे हैं ना मेरे भाई। चलिए फिर चल रहे हैं तो अभी और देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये सारी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो क्यों लिख रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि यकीन मानिएगा वनडे एग्जाम्स जो होते हैं ना, एचएसएससी, रेलवे या फिर DSSS भी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, यहीं से क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स के अंदर। डीपली जो पॉलिटी की किताब है ना लक्ष्मीकांत, वहां से वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई वनडे एग्जाम्स में पूछ रहा हूं, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन उसको पूछने हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है, संविधान लागू हुआ, तब इसमें मूल रूप से कितने भाग होते थे, मूल रूप से भाग होते थे 22 मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कितने होते थे, अनुच्छेद कितने होते थे, 395 होते थे, ठीक है। और अनुसूचियां की बात करूं तो अनुसूची कितनी होती थी, 8 अनुसूची होती थी। ये मूल रूप से बात की गई है, कब की बात की गई है, ये 26 जनवरी 1950 की बात की गई है। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने भाग हैं? अभी 25 भाग हैं वर्तमान में, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करूं तो ये 445 से 450 के बीच में घटते बढ़ते रहते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना मेरे भाई, ठीक है। अनुसूची की बात करूं तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये डेटा भी स्टैटिक है, आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद और आपको क्या बताऊं, डिटेल से बताऊं क्या? यहां पर बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, वरना मैं लिख तो देता, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये दोनों चीजें मैं कब लिखूंगा? ये दोनों चीजें मैं अगले पार्ट में लिख के बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। 22 के 22 भाग आपको लिख के बता दूंगा, और जो है अनुसूचिया 12 जो है ना, अनुसूचिया 12, ये सारी 12 अनुसूचियां आपको मैं लिख के बता दूंगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। फिर भी जो है मैं आपको ये चीजें तो बता ही देता हूं मेरे भाई, ठीक है। क्या बता देता हूं? चलिए भाग तो बता ही देता हूं, एक चीज यहां पे बता देता हूं, एक चीज कल बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और ये चीजें करनी जरूरी है, यकीन मानो यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। भाग एक की बात करूं, यहां पे भाग 2 लिखेंगे, यहां पे भाग 3 लिखेंगे, यहां पे भाग 4 लिखेंगे, यहां पे भाग 5 लिखेंगे। अब भाग एक किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यकीन मानो अगर यहां से आपने ये चीजें रट्टा मार ली ना, मैं नहीं कहता आपको समझनी है चीजें, कोई बात नहीं है। हमें क्या लेना है? हमें 15 में से 15 मार्क्स लेने हैं इंडिया जीके के। हमें एचएसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना है, फर्क नहीं पड़ता आपको जो है रट्टा मार के याद हुआ हो या फिर समझ के याद हुआ हो। आई बात समझ में? चलिए देख लेते हैं। क्या आपको याद रखना, भाग 1 के अंतर्गत क्या दिया गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। हर चीज जो है आप समझ नहीं सकते, हर चीज आप रट्टा नहीं मार सकते, इसीलिए जहां पर समझने की बारी होगी मैं आपको बता दूंगा, यहां पर आपको समझना है। जैसे कि हमने कंप्यूटर के जो एडवांस टॉपिक्स पढ़े थे ना, वहां पे जो डिफिकल्ट शब्द थे उनको समझना जरूरी था, क्योंकि जब तक आपको शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा ना, आप रट्टा कितना भी मार लो, वो चीज आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह सकती मेरे भाई। आई बात समझे? अब कुछ कहेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल आसान शब्द है, अगर इतना भी आपको नहीं पता ना, तो फिर थोड़ा सा आपके ऊपर सवालिया मार्क्स है मेरे भाई। आई बात समझ में? हर चीज मैं आपको समझा नहीं सकता, हर चीज मैं आपको रट्टा मरवा नहीं सकता। आई बात समझ में? भाग 1 में क्या दिया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए। भाग 2 में क्या दिया गया? आप सभी जानते हैं, नागरिकता दी गई है। और ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप क्या करते हो, एक बार पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, एक बार जब आपके अंदर जुनून जागता है ना, मोटिवेशनल कहीं से आप होके आते हो तो आपके अंदर जुनून जाता है, एक बार आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, उसके बाद ये सारी चीजें आप कहां पढ़ते हो? उसके बाद ये सारी चीजें आप अपने एग्जाम के नियर बाय पढ़ते हो, यूट्यूब पर वीडियो खोजना जो है सर्च करते हो, और इस केस में एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से उठाता है, फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से उठाता है, लेकिन फिर भी आप गलत कराते हो। क्यों गलत कराते हो? क्योंकि आपने उस चीज को मल्टीपल्स टाइम जो है नहीं रीड किया होता, इसीलिए चीजें आप भूल जाते हो मेरे भाई। आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर मल्टीपल चीजें आपको जो है बार बार आपके कानों में जो है बोलता रहूंगा, मेरी खराब सी आवाज है, मैं बोलता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई। आई बात समझ में? भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है। तीसरे भाग में क्या दिया गया है? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये चीजें वैसे मैं आधी तो पहले भी बता चुका हूं और वीडियो के अंदर, ठीक है। भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं। 5 के अंतर्गत क्या दिया गया है? संघ दिया गया है, ठीक है। 6 के अंतर्गत क्या दिया गया है? 6 के अंतर्गत संघ दिया गया है, तो राज्य दिया गया है। हर चीज सीक्वेंस वाइज चल रही है, आप देखो ना यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, पहले भारत आएगा और उसका राज्य आएगा, दूसरे नंबर पर भारत के लोग आएंगे, तीसरे नंबर पर भारत के लोग आ गए तो फिर उनको मौलिक अधिकार भी होने चाहिए भाई, उसके मौलिक अधिकार हो गए तो भाई डीपीएसपी क्या है? कुछ भाई उनकी जो है कुछ राज्य के साथ जो मिलाकर ड्यूटीज होती हैं वो भी इंक्लूड करनी पड़ती हैं। उसके बाद संघ आएगा, संघ यानी कि सेंटर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? राज्य आएगा। सब कुछ सीक्वेंस वाइज ही तो चल रहा है, यही तो मैं बोलता हूँ, सीक्वेंस वाइज ही आपको चलना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं भाग 7 के अंतर्गत। भाग 7 के अंतर्गत क्या दिया गया है? भाग 7 के अंतर्गत जो है इसको निरस्त कर दिया गया है भाई, अब ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो 8 के अंतर्गत जो है यूनियन टेरिटरी दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। भाग 9 के अंतर्गत क्या दिया गया है? भाग 9 के अंतर्गत पंचायती दी गई है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहां से देख लेते हैं, भाग 10 को देख लेते हैं। भाग 10 में क्या दिया गया है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिया गया है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या दिया गया है? भाग 11 में क्या दिया गया है मेरे भाई? संघ और राज्य के बीच संबंध।
ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, भाग 12 आएगा मेरे भाई। भाग 12 में क्या दिया गया है, वित्त संपत्ति और वाद, वित्त संपत्ति और वाद, ठीक है। और आप क्या याद रखेंगे, भाग 13 था ना, भाग 13 के अंदर क्या आएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, ठीक है। भारत के, यहां पे लिख देता हूं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य और समागम आएगा ना, समागम। इसके बाद भाग 14 आ जाएगा। भाग 14 किससे संबंधित है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अनुच्छेद 15 आ जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, निर्वाचन है, इलेक्शन है। भाग 16 में क्या आ जाएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। चलिए कुछ वर्ग लिख देते हैं हम, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है मेरे भाई, आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा दिया गया है। भाग 18 में क्या दिया गया है, आपात उपबंध दिया गया है। भाग 19 में क्या दिया गया है, प्रकीर्णन दिया गया है, मिसलेनियस, जो इन सभी में नहीं आता वो मिसलेनियस में आ जाएगा, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। मिसलेनियस इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऊपर जो हमने 18 पार्ट देखे हैं ना, जो चीजें इन 18 भागों में नहीं आई है वो इसके अंदर आ गई, भाग 19 के अंदर, इसको मिसलेनियस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद भाग 20 में क्या दिया गया है, तो भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन दिया गया है, ठीक है। संविधान का संशोधन कौन सा हमें पढ़ गया है ना पीछे, अनुच्छेद क्या है, 368 संशोधन मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाग 21। भाग 21 में क्या दिया गया है, अस्थायी संक्रमणकील और विशेष उपबंध मेरे भाई, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 21, अस्थायी और विशेष उपबंध, उपबंध मेरे भाई, ठीक है। और 22 में क्या दिया गया, भाग 22 के अंतर्गत दिया गया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ और निरसन मेरे भाई, ठीक है, हिंदी में पाठ और निरसन, निरसन जो है, ये सारी चीजें आ जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे जो है 22 के 22 भाग मैंने बता दिए। वैसे वर्तमान की बात करें तो 25 भाग है, कुछ जोड़े गए हैं, जैसे कि नहीं होता कि भाई ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, तो वो सारे भाग है, वो 4 और भाग है इसके अंदर, वो भी ऐड हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे भाग आपको बताने जरूरी थे सुप्रीम कोर्ट से पहले। ये स्टैटिक जीके है मेरे भाई, ठीक है, इसको स्टैटिक जीके मानेंगे, और यकीन मानिएगा इस चीज को जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछता है मेरे भाई, और कहीं नहीं जाता है। एचएसएससी या फिर एसएससी रेलवे यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है। बस दिक्कत ये होती है कि हम जो है मल्टीपल्स टाइम जो है हमने जो है रिवीजन नहीं की होती है, इसीलिए जो है हम फंस जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा, और जितनी मैंने डिटेल यहां पे बताई है ना, ये जो 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप सभी जानते हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रैल 23 2026 तक भारत का कौन है मेरे भाई, ठीक है। हिंट दे देता हूं आपको, हरियाणा के ही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, तो यहां से आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। भाग 5 के तहत संघीय न्यायपालिका उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है,
संविधान के अनुच्छेद 124 ए के अनुसार संविधान का उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे मेरे भाई। 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। इसने 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के तहत जो है स्थापित संघीय न्यायालय का जो है स्थान लिया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है और ये पढ़ लेना। 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या यहां पे दिया गया है, कुल संख्या 8, 1 प्लस मुख्य न्यायाधीश, और जिसे बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। वर्तमान में यह संख्या 34 है, 33 प्लस 1 है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं और यहाँ पे ये जो 26 जनवरी दिया गया ना, इसको 28 कर लेना मेरे भाई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था और इसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी को मेरे भाई, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है भारत का उच्चतम न्यायालय जो है ये जो है अस्तित्व में आ गया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया? अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश करने से संबंधित है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के जो है स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद और क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद 125 ये किससे संबंधित है? तो ये न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से जो है संबंधित हो जाएगा। ये अनुच्छेद सारे मैं बता के आया हूं ओवरव्यू के अंदर मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी बता के आया हूं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री नहीं करता है, संसद नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? उपराष्ट्रपति भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 124 संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परामर्श प्रक्रिया कोलिजियम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से निर्णय नहीं लेते, बल्कि वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जिनसे वे परामर्श करना आवश्यक समझे। वर्तमान में कोलिजियम व्यवस्था वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह की सिफारिश पर राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं मेरे भाई। ठीक है, वरिष्ठता का सिद्धांत यहां से आप पढ़ लेना, इस सब को जो है आप पढ़ लेना। चलिए ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मैं ही पढ़ देता हूं। वरिष्ठता का सिद्धांत की बात करूं तो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा रही है। हालांकि इतिहास में 1973 और 1977 में इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया था, जिसे बाद में द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 के बाद पुनः स्थापित किया गया है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की जो है शपथ लेनी होती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की जो है ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई आप जो है इसको शपथ दिला दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? काफी इजी है, देख के आए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पे आप उच्चतम न्यायालय का याद रखना, दोनों बार पूछे गए हैं। उच्चतम न्यायालय और यहां पे लिख देता हूं उच्च न्यायालय, ये दोनों याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। और इनकी कितनी है? उच्च न्यायालय वालों की तो इनकी है 62 वर्ष है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो 65 वर्ष ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सारी डिटेल जो है आप यहां पे बैठ के पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट मैंने यहां पे जो है आपको लिख दिया है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उनमें न्यायाधीशों की अगर संख्या बढ़ानी हो तो ये शक्ति किसके पास है? क्या राष्ट्रपति के पास है? नहीं। मुख्य न्यायाधीश के पास है? नहीं। विधि मंत्रालय के पास है? नहीं। राइट ऑप्शन जो है संसद हो जाएगा। संसद के पास जो है शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है ना, उनको जो है इंक्रीज कर सकती है। कैसे इंक्रीज कर सकती है देख लेते हैं। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतनी संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी संसद कानून बनाकर जो है निर्धारित करेगी। संसद की शक्ति, संविधान ने स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि संसद एक साधारण अधिनियम पारित करके जो है यह संख्या बदल सकती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां से ऐतिहासिक परिवर्तन जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए, मूल संविधान 1950, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था ना, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आ गया था। इस समय जो है कुल न्यायाधीश कितने होते थे? तो कुल न्यायाधीश जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होते थे। ये 1950 की बात हो रही है, लेकिन समय समय पर जो है वृद्धि की गई और वर्तमान स्थिति 2019 से क्या है? मुख्य न्यायाधीश 1 है और अन्य 33 है, तो वर्तमान में 34 है इनकी संख्या। ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर
5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अभी हम क्या किसको देख के आए थे, जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, महाभियोग कहा जाता था मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगता है मेरे भाई, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन बनाया गया। बहुत कठिन आप सभी जानते हैं ना, उपराष्ट्रपति की कठिन नहीं थी हटाने की प्रक्रिया, लेकिन राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया जो है बहुत कठिन थी। इसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत कठिन है, इसीलिए इनको जो है महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर जो है पद से हटाया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। संसद की भूमिका, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसे अच्छा एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति का जब हम पढ़ रहे थे महाभियोग चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति का भी कहां चलाया जाता है, जैसे कि ये देखो संसद की भूमिका, एक सेकंड, संसद की भूमिका। अब फॉर एग्जांपल न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है ना, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। सेम यही प्रोसेस किसके लिए थी, राष्ट्रपति के लिए भी थी। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लोकसभा या फिर राज्यसभा। लेकिन अंतर यह है, जो उपराष्ट्रपति की हमने बात की थी ना, उपराष्ट्रपति की बात हमने कल वाले वीडियो में की थी, लेकिन इसको हटाने की जो प्रोसेस होगी ना, वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगी। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, आई बात समझ में, ये छोटा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है ये सारी चीजें आप बैठ के प्लीज पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये देखो अनुच्छेद 61 यहां पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का व्याख्याकार यानी कि संविधान को डिफाइन करने वाला, डिटेल्ड करने वाला, और उसका संरक्षक यानी कि संविधान की जो रक्षा करता है वो किसे कहा जाता है। क्या संसद को कहा जाता है, नहीं, संसद को नहीं कहा जाता। राष्ट्रपति को कहा जाता है, नहीं कहा जाता। संसद तो जो है कानून बनाती है सिर्फ, या फिर वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है, घटोतरी कर सकती है। भारत का महान्यायवादी ये भी जो है रक्षा नहीं करता है संविधान की, संविधान की रक्षा करता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये संविधान की व्याख्या करता है, डिटेल्ड करता है, किसी भी चीज को जो है डिफाइन करता है, और जो है भारतीय संविधान की जो है रक्षा करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। यहां पे डिटेल से लिखा गया है, इसको प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार, संविधान के प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट करने की अंतिम शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। यदि संविधान के किसी हिस्से को लेकर कोई विवाद या अस्पष्टता हो जाती है, जैसे हमने कहां देखा था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन हुआ था ना, चुनाव हुआ था, वहां पर कोई वाद विवाद खड़ा हो जाता है, तो अंतिम जो व्याख्या है, अंतिम जो डिसीजन है वो कौन देता है, वो सुप्रीम कोर्ट देता है। ऐसे ही संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। संविधान का संरक्षक न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका, संसद और कार्यपालिका सरकार संविधान की सीमाओं का उल्लंघन न करे। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देता है, यानी कि वॉइड घोषित कर देता है। वॉइड हमने शब्द कहां पर पढ़ा था, कोई बता सकता है कहां पर पढ़ा था, कंप्यूटर में पढ़ा था। इसीलिए बोलता हूं हर शब्द का मतलब जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, चीजें आसान नहीं होंगी। आई बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक और न्यायिक पुनरावलोकन, ये आप पढ़ लेना। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षक और गारंटर भी है। अपनी इस शक्ति के कारण न्यायालय किसी भी सरकारी कार्य की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अभी ऊपर देख के आए हैं मेरे भाई, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है। तो अभी हम बात करके आए हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानी जाती है मेरे भाई, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी ये चीज है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी है ये, अनुच्छेद 226 के अंतर है। राइट ऑप्शन जो है अनुच्छेद डी, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। कैसे हो जाएगा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून और सरकार के आदेशों की संवैधानिक जांच करती है। यदि संविधान के विरुद्ध पाए जाते हैं तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है, नल घोषित कर सकता है, जीरो घोषित कर सकता है, वॉइड घोषित कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है।
जो हमारा संविधान की किताब बनाई थी ना सभी लोगों ने मिलकर, तो उस संविधान में जो ये न्यायिक पुनराविलोकन शब्द है ना, ये कहीं पर भी नहीं मेंशन हुआ है, लेकिन इसकी शक्ति निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित है। स्पेशली जो न्याय पुनराविलोकन है ना, ये स्पेशली कहीं मेंशन नहीं किया गया है पूरे संविधान में, लेकिन न्याय पुनराविलोकन की जो शक्ति है ना, वो अलग अलग अनुच्छेदों में जो है थोड़ी थोड़ी डिफाइन की गई है। कहां कहां डिफाइन की गई है? एक तो अनुच्छेद 13 में की गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? यह मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ है मेरे भाई, ठीक है। यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है। यदि ऐसा होता है तो वह कानून शून्य घोषित हो जाएगा। अब अनुच्छेद 32 भी सेम ऐसा ही कहता है, यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का जो है अधिकार देता है। अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जैसे आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, ऐसे ही अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हो मेरे भाई। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये सारे अनुच्छेद क्या करते हैं, ये पुनराविलोकन की जो है डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पुनराविलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 13 में दी गई है, अनुच्छेद 32 में भी दी गई है और अनुच्छेद 226 में भी दी गई है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं, परामर्शी दात्री क्षेत्राधिकार नहीं, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बैठ के डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। सारी डिटेल में वैसे ओवरव्यू के अंदर बता के आया हूं। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, आपको डेफिनेटली समझ आने वाली है चीजें। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है? अनुच्छेद 141 नहीं, अनुच्छेद 142 नहीं, अनुच्छेद 143 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 144 नहीं। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है। सारी डिटेल यहां पर लिख दी गई है, बस आपको पढ़ना है बैठ के मेरे भाई, ठीक है। मेरे एंड से यकीन मानो कॉन्टेंट में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, ना तो क्वालिटी में कमी आने दूंगा, ना ही क्वांटिटी में कमी आने दूंगा। सारी चीजें मैं अभी से आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। जब आपके प्रैक्टिस सेट होंगे ना इस 60 मार्क्स फ्री इनिशिएटिव के बाद में, उसकी तैयारी यकीन मानिएगा मैं अभी से कर रहा हूं, अभी से पीडीएफ बनानी स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। कमी रहेगी तो आपके एंड से रहेगी, मेरे एंड से नहीं रहेगी। और यकीन मानिएगा अगर मेरी एंड से भी कमी नहीं रही, आपकी एंड से भी कमी नहीं रही ना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? किसी को पता है अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या हो जाएगा? इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। जो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इसके निर्णय होते हैं ना, वो साक्ष्य यानी कि जो प्रूफ के रूप में रखे जाते हैं। इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ना कि उसकी अवमानना हो रही है तो वो डायरेक्टली जो है उसको दंड दे सकता है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी जो है दोनों इसके अंदर सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो है दर्जा दिया गया है। इसके दो मुख्य अर्थ और शक्तियां निम्नलिखित है। साक्ष्यात्मक मूल्य, उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों और निर्णय भविष्य के लिए लिखित साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई निर्णय दिया ना, तो ये इसका प्रूफ रखा जाएगा इन हिस्ट्री के लिए, फ्यूचर के लिए, कि भाई देखो हमने ये जो निर्णय दिया था ना, इस प्रूफ के आधार पर ये निर्णय दिया था मेरे भाई, ठीक है। इस निर्णयों का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों में पूर्व उदाहरण के रूप में किया जाता है। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना हमारी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जो है निर्णय दे दिया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, उस न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा ना, उसका प्रूफ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यूज करती हैं कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का ये प्रूफ था, इसके बिहाफ पर जो है हमने यहां पर जो है डिसीजन दिया है मेरे भाई, ठीक है। किसी भी न्यायालय में इन अभिलेखों की सत्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, जो प्रूफ दे दिया ना, उसके ऊपर कोई भी जो है प्रश्न नहीं उठा सकता मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद अवमानना के लिए दंड, एक अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्चतम न्यायालय को अपनी समय की अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें साधारण कारावास या फिर आर्थिक जुर्माना अथवा दोनों शामिल है मेरे भाई, यह चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले आपको पीआईएल की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले, तो आपसे पूछ ले भाई बताइए फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल। तो पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है मेरे भाई, ठीक है। पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। और क्या कह रहा है, जनहित याचिका की अवधारणा किसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी भाई एन भगवती के द्वारा शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जनहित याचिका का जो है फादर किसको बोला जाता है, या फिर जनहित याचिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो पी.एन. भगवती के द्वारा जो है ये शुरू की गई थी। यहां से देख लेना, इसकी व्याख्या निम्नलिखित है। उत्पत्ति और विकास, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारत में पीआईएल का प्रणेता यानी कि पाइनर जो माना जाता है, लोकस स्टैंडाई के नियम में ढील, पारंपरिक कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, लेकिन पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका ने यह व्यवस्था दी कि समाज का कोई भी व्यक्ति या समूह उन लोगों की ओर से अदालत जा सकता है जो गरीबी, अज्ञानता या फिर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अदालत नहीं पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक चीज चली हुई है कि भाई एचएसएससी में बहुत सारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, अब जो पीएमटी लिस्ट इन्होंने जारी की है ना एचएसएससी ने, और काफी सारे बच्चों का नुकसान हुआ है, तो बहुत सारे ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कुछ बच्चों में ये डाउट है कि भाई जो कोर्ट में जाएगा या फिर कोर्ट जो डिसीजन देगी वो क्या उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे कोर्ट गए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पीआईएल का मतलब ये है कि भाई जैसे कि मैं गरीब हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आप एक अमीर आदमी हैं, आप एक सभ्य नागरिक हैं, आप एक समझदार नागरिक हैं, तो मेरी तरफ से आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। पीआईएल का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे भाई। आई बात समझ में? पहले क्या होता था, पीआईएल आने से पहले जो है ऐसा होता था, अगर मेरी प्रॉब्लम है ना तो मुझे ही जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना, 1980 के दशक में ये शुरुआत किया था और किन किन के द्वारा किया गया था, पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को जो है भारत में पीआईएल का प्रणेता जो है ये माना जाता है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं मेरे भाई। आ रही है ना चीजें, समझ आ रही है ना? आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और नीचे कमेंट में जो है अपना फीडबैक या फिर अपना सजेशन जरूर लिख देना। यही चीजें जो आपके कमेंट होते हैं ना, मुझे इतना डिटेल वीडियो बनाने पर जो है मेरे भाई मोटिवेट करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में क्या लिखा गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का जो है वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट है भाई, याद रखना, हाई कोर्ट। तो हम देख के आए थे ना इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या देख के आए थे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या तो उसने 10 साल जो है क्या किया हो, 10 साल को उसने न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश ना, कहां गया ये न्यायाधीश, ठीक है, 5 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष लिख दिया क्या मैंने, 5 वर्ष आएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल, अच्छा 10 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों की, अच्छा वकालत पूछा है ना, वकील पूछा है, ठीक है ठीक है, 10 ही साल आएगा मेरे भाई। ओके ओके ओके, 10 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे देखो, वकालत का अनुभव वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में लगातार या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता यानी कि वकील रहा हो, ठीक है। न्यायिक पद का अनुभव अथवा वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश रहा हो मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय की समीक्षा, रिव्यू यानी कि पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 137 के तहत जो है ये पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को मेरे भाई, ठीक है, याद रखना यहां से। और ये सारी चीजें जो है आप बैठ के आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्या कहता है, 14 कहता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 5 तरह की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपसे ये पूछे बताइए रिट जारी, तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और रिट जारी जो है हाई कोर्ट भी कर सकता है। अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट यहां लिख दिया ना, यहां पे हाई कोर्ट लिख लो, अनुच्छेद 226 के तहत यहां पे लिख लो हाई कोर्ट। तो ये 5 रिट जारी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कितनी रिट जारी कर सकते हैं? 5 रिट जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर क्वेश्चन में कि बताइए ये जो अनुच्छेद 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, इनमें से जो शक्ति है वो किसकी ज्यादा है, किसकी विस्तृत है, किसकी वाइड जो है शक्ति है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की बताएंगे। रिट जारी करने की जो शक्ति ज्यादा है ना वो हाई कोर्ट की है मेरे भाई, ठीक है। 5 रिट कौन कौन सी होती है आप सभी को पता होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, प्रमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरी कौन सी हो जाएगी, प्रतिनिषेध। चौथी कौन सी हो जाएगी, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, प्रेषण। और पांचवी कौन सी हो जाएगी, अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट जो है जारी कर सकता है। डिटेल में मैंने यहां पे लिख दिया गया है, बस इनकी जो है डेफिनेशन आपको सारी याद रखनी है। याद रखनी है, हाँ बिल्कुल याद रखनी है। यहां पे मैंने बंदी प्रत्यक्षण की डेफिनेशन लिखी दी गई है। अब ये देखो, मैं यहां पर भी यहां तक छोड़ सकता था, मेरा दिमाग खराब नहीं है, जो इतनी सारी डिटेल मैंने अलग से जो है एडिट करके लिखी है मेरे भाई, यकीन मानिएगा। सशरीर प्रस्तुत करना, कुछ समझ आया यहां से आपको? मुझे तो समझ नहीं आया, और मुझे लगता है 10 में से 6 बच्चे ऐसे बिल्कुल मेरी तरह मिलेंगे जिनको सशरीर प्रस्तुत करना, 1 सेकेंड, सशरीर प्रस्तुत करने का अर्थ, अरे यार क्या हो गया, सशरीर प्रस्तुत करने का अर्थ समझ नहीं आएगा। यहां पे क्या लिखा गया है, यह अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए जारी की जाती है। ये चीज भी समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आई। मैं यकीन मानिएगा, ये जो यहाँ पे पीडीएफ में लिख के आता हूं ना, मैं अपने तरीके से लिख के आता हूं। मैं ये सोचता हूं अगर मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो यकीन मानो सामने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको ईजी करने के लिए ये चीज लिख के आया हूं। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है एक्चुअल में। जब इसका एक्चुअल में आपको मतलब समझ आ जाएगा ना, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, फिर आपको मतलब समझ आ जाएगा ना, तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, इसका एक्चुअल में मतलब पता चल जाएगा। चलो आइए देख लेते हैं। सशरीर प्रस्तुत करने का क्या मतलब है, शरीर के साथ पेश करना। अब क्या मतलब है, जब पुलिस या कोई संस्था किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है, मतलब कि मान लो कि पुलिस ने जो है मुझे हिरासत में ले लिया मेरे भाई, ठीक है, तो अदालत इस रिट के जरिए, किस रिट के जरिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जरिए जो है आदेश देगी कि उस व्यक्ति को, यानी कि हरीश को भौतिक रूप से फिजिकली दिखाओ, मेरे को कोर्ट के अंदर कहां है हरीश, न्यायाधीश के सामने लाया जाएगा। इसका मतलब है शरीर के साथ पेश करना मेरे भाई। अब आया मतलब समझ में आया ना। एक और देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कहती है ना कि भाई भौतिक दिखा मेरे को, हरीश कहां पर है, ला के दिखा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कहना चाहती है व्यक्ति जीवित है या नहीं, कहीं पुलिस ने उसको मार तो नहीं दिया कस्टडी के अंदर, उसे हिरासत में लेने का कारण वैध है या नहीं। मतलब पुलिस ने जब हरीश को अपने उसमें लिया ना, कस्टडी में लिया, तो जो तरीका उसने अपनाया क्या वो लीगल था या इलीगल था, ये सारी चीजें वो चेक करती है। अगर इसके बाद अदालत को लगता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है, तो वह हरीश को तुरंत छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आपको जो है समझ आ गया होगा मेरे भाई। ऐसे चीजें आप करोगे ना मेरे भाई, प्रत्यक्षीकरण आएगा यहां पे, ऐसी चीजें आप करोगे ना, तो यकीन मानिएगा कल को आपके साथ जो है कोई भी, देखो एग्जाम सिलेक्शन होना ना होना एक दूर की बात है, लेकिन अगर मैं कल को आपके साथ हो सकती है घटना, मैं ये नहीं कह सकता घटना नहीं होगी। आज के टाइम का जिस तरीके का सिनारियो चला हुआ है ना, देश में जिस तरीके की घटना चल रही हुई है, देश जिस तरीके से चला हुआ है, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और ये सारी चीजें आप भी देखते होगे, सोशल मीडिया उठा लो, कहीं से उठा लो, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, लेकिन उन लोगों को बेचारों को जो है नॉलेज ही नहीं होती है चीजों की। अब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की पता होगी तो आप तो यूज कर पाओगे ना उसका, ऐसे कौन उठा के ले जाएगा यार, आपको बताओ। मान रहे हो ना चीजों को? इसीलिए मैं बोलता हूं चीजों को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा करो, अपनी नॉलेज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसे ही आप परमादेश को पढ़ लेना, ऐसे ही प्रतिषेध को पढ़ लेना, ऐसे ही उत्प्रेषण को पढ़ लेना, ऐसे ही अधिकार परीक्षा को पढ़ लेना। हर चीज मैंने बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे लिख दी है मेरे भाई। आई बात समझ में? उत्प्रेषण का क्या मतलब है? पूर्णतः सूचित करना है। निचली अदालत में लंबित किसी मामले को ऊपरी अदालत में स्थानांतरित करने या उसके निर्णय को रद्द करने के लिए जो है उत्प्रेषण जो है जारी किया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, याद रखना, ठीक है। निचली अदालत में लंबित कोई मामला होता है ना, उसको ऊपर अदालत में लाने के लिए स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने के लिए जो है
उसके निर्णय को रद्द करने के लिए जो है उत्प्रेषण जारी करती है मेरे भाई। ठीक है, ये डिटेल से आप पढ़ लेना। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आई थिंक काफी ये लंबा वीडियो हो गया होगा, ये देखो 54 मिनट का वीडियो होगा, इसीलिए लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, और छोटी वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है यार, सही बताऊं तो। ठीक है, और उनसे सिलेक्शन होगा भी नहीं, यकीन मानिएगा। अगर 24 घंटे में से आप 1 घंटे अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना अपने एक सब्जेक्ट के अंदर, तो यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है आपको अपने सिलेक्शन के अंदर मेरे भाई। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या हो गया? मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और क्या रह गया? हिंदी हो गया, साइंस हो गया। मोटे मोटे तो यही हो गए ना, कंप्यूटर लगा लो एक, कंप्यूटर हो गया, और क्या रह गया भाई? रह गया कोई? कंप्यूटर हो गया, ये इंडिया जीके में ही आ गया, हरियाणा जीके हो गया। चलो चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा। मैं कहता हूं 9 घंटे की बजाय आधा आधा घंटा भी आप दे दो। ठीक है, आधा आधा घंटा या 40-40, 45 मिनट भी दे दो। इस घंटे 1 घंटा तो हुआ भी नहीं यार, कितना घंटा हुआ है? ये एक ही 2 ही वीडियो है 55 मिनट की, बाकी 40 या 45 मिनट की है, और इतना समय आपको देना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट भी है और ये मैंडेटरी भी है आज के लिए, एसएससी के लिए, फ्यूचर के लिए, एनीबडी किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये 15वां रह गया ना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे भाई? पतंजलि शास्त्री नहीं थे, महाजन नहीं थे, मुखर्जी नहीं थे, एच जे कानिया होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के गौरवशाली इतिहास में प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर हीरालाल जेकी सुंदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था, जब भारत एक गणतंत्र बना था भाई। शपथ ग्रहण की बात करूं तो उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ दिलाई थी। ऐतिहासिक संक्रमण आजादी से पहले वे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। जब 1950 में संघीय न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय ने लिया, वे इसके पहले मुखिया बने। दुर्भाग्यवश पद पर रहते हुए 1951 में जो है उनका निधन हो गया मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और इस वीडियो में मैंने जितनी डिटेल से आपको बताया, इतनी डिटेल आपको करनी पड़ेगी, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन हो सकेगा श्योर मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई भी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, या जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।